नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति के विशेषज्ञ कहें या राजनीति के युवा कहें नरेंद्र सिंह राजपूत जी से, और उनसे जानेंगे कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी किस तरह होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न मैं जो नरेंद्र जी से करूंगा वो ये करूंगा कि नरेंद्र जी आप बताएं कि आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ। ये लगभग 20-25 साल हो गए होंगे मुझे। जब स्कूल में था छात्र जीवन तब से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई जी। लगभग 1998 से सक्रिय राजनीति में हूँ, तो क्रम अभी तक निरंतर जारी है। तो आप किन किन पदों तक पहुँचे इस राजनीति के माध्यम से? शुरुआत तो मेरी जो है NS युवा यूथ कांग्रेस से हुई जी। वहाँ भी अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया, जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, जनता के बीच में गए, चुनाव भी लड़े, जिला योजना समिति में लोगों ने मुझे जो है समर्थन दिया अपना। उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव भी हम लोग जीते। फिर वक्त के साथ परिवर्तन हुआ, क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ आपको नीतियाँ अच्छी लग रही हैं वहाँ काम करना उचित होता है। हमारे जो नेता थे आदरणीय सिंधिया जी, उनके साथ हम जो है भारतीय जनता पार्टी में आए और वर्तमान में एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के रूप में पिछले 3 साल से निरंतर मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। जी। तो ये बताएं कि राजनीति में जब आप इतने दिन से हैं तो आप किस सोच के साथ राजनीति में प्रवेश किया आपने? राजनीति जो है क्या समाज की सेवा का माध्यम है या इससे वेल्थ भी बनाई जा सकती है? देखिए, राजनीति हमेशा ही सेवा के रूप में व्यक्ति को करना चाहिए, सेवा का माध्यम है। जिन लोगों के अंदर ये जज्बा है कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी समाज के लिए करना है, लोगों के बीच में रह के उनके लिए काम करना है, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से राजनीति में प्रवेश करना चाहिए जी। तो मैं ये मानता हूँ कि राजनीति स्वाभाविक रूप से सेवा का माध्यम है। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि जो देखने में मिलता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है पर सेवा छोड़ के वहीं सब दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी आप देखेंगे कई सारे हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, बहुत नज़दीकी से देखा मैंने, तो व्यक्तिगत रूप से ही वो लोगों की मदद करते हैं। सरकारी योजनाएं तो हैं ही, लेकिन जहाँ कहीं कोई ऐसी बात आ जाती है तो उस मामले में पीछे नहीं हटते हैं, चाहे धन का मामला हो चाहे अन्य कोई मामला हो। अच्छा, एक बात और पूछूं कि खास करके युवाओं के लिए पूछता हूं मैं कि युवाओं को क्या राजनीति में कैरियर बनाना चाहिए? मतलब कैरियर शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब राजनीति में आएगा तो नो डाउट कि वो कुछ ना कुछ तो उसको अपने परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या राजनीति में कैरियर बनाया जा सकता है तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, या सिर्फ जो घर से संपन्न है वही राजनीति करें क्योंकि सेवा करनी है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। अब सबसे बड़ा उदाहरण अपने पास माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री के रूप में। सबसे बड़ा कोई पद देश का नहीं होता है, और उनकी आप जीवनी पे विचार करेंगे तो आप देखेंगे एक सामान्य परिवार से, जैसे वो स्वयं कहते हैं कि चाय बेचने से लेके जो है एक उन्होंने अपने निचले स्तर से जीवन शुरू किया और देश के सर्वोच्च पद तक वो पहुंचे जी। दूसरा विचार ये है मेरा कि यदि अच्छे लोग घर बैठ जाएंगे, भाई राजनीति बिना ऊर्जा के कुछ होता नहीं है, और ऊर्जाओं का कोई केंद्र है तो युवा है। सबसे ज्यादा ऊर्जा युवा में होती है। तो आप कह रहे हैं अच्छे लोग घर बैठ जाएंगे, अच्छे लोग आ क्यों नहीं पाते हैं? कभी इस पर विचार नहीं किया? नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ वो हैं काबिल लोग जिन्हें जो है जहाँ उचित मौका मिलना चाहिए वहाँ कहीं ना कहीं किसी कारण से पीछे रह जाते हैं। आप बोल रहे हैं उचित मौका मिलना चाहिए। आप ये देखिए, राजनीति में ये एक चीज़ जो देखने को मिलती है कि प्रत्याशी, जब अपन किसी भी पार्टी का चुनाव होता है तो मतदाता तो सिर्फ वोट देने तक सीमित रहता है ना। और आप ये समझ सकते हैं कि पार्टियां जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारती हैं चुनाव को लड़ने के लिए, किसी चाहे वो नगर पालिका का हो या अध्यक्ष का हो या अन्य जो भी महापंचायत का हो, पंचायत का हो, पार्षद का हो, विधायक का हो, तो वो जो लोग हैं जो पार्टियों में रह के अपने संगठन के साथ काम करते हैं तो वो तो उपेक्षित दिखाई देते हैं। और जो लोग ऐसे होते हैं कि पार्टी में काम भी उतना नहीं कर रहे हैं, फील्ड पे भी नहीं है और किसी भी तरह से वो उस पद के लिए योग्य हो जाते हैं और वो टिकट मिल जाता है और वहाँ पे जो है
वो मैदान में जाते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं अच्छे लोग तो ये सब देख के लगता है कि यार ये क्या है, जिसको जनता चाहती है उसको तो टिकट ही नहीं मिला है, अब वो अच्छे लोग आएंगे कैसे? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि टिकट वितरण की एक प्रक्रिया होती है निर्धारित जी, और वो कई स्टेप के द्वारा फॉलो होती है। सर्वे कराए जाते हैं, व्यक्तिगत सर्वे होते हैं, पार्टी के सर्वे होते हैं, कोई जो बड़ी एजेंसी है उनको भी काम दिया जाता है और कोशिश ये होती है कि कोई जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो नाम निकाले जाएं। अमूमन 3-4 नाम हर बार कोई भी उसमें पैनल बनती है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का टिकट हो, राजकुमारी भी होती है। जो 3-4 लोगों का पैनल निकल के आता है उस पर फिर ये विचार किया जाता है कि सारे समाज का उसमें कहीं ना कहीं एक समावेश उसमें होके चले। जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ दे रहे हैं तो दूसरी जगह किसको देना है। तो लेकिन आप जब समावेश करेंगे तो उसके आपका तो समावेश हो गया जी, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों के साथ तो धोखा होता है ना, कि उस क्षेत्र की आवश्यकता, मान लीजिए सपोज करिए किसी व्यक्ति की है और वहां पे आपको लगता है कि यार यहाँ ये समाज का बाहुल्य ज्यादा है, तो हम उस दूसरे बाहुल्य वाले समाज वाले को टिकट देते थे, भले ही वो योग्य हो या ना हो। तो ऐसा नहीं लगता कि आप उस क्षेत्र के साथ ऐसा मतलब कहना चाहिए कि एक तरह से अन्याय है ये? तो नहीं, इसको जो आप जिसकी जो आप कसौटी आप करोगे तो परिणाम पे जाओगे। यदि टिकट वितरण गलत है तो चुनाव कैसे जीत रहा है? नहीं, जीत तो इसलिए रहा है। देखिए, जीतने का पैमाना आप ये नहीं मान सकते कि प्रत्याशी अच्छा है, ये बिल्कुल। और ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक मतलब जनरल वे में भी बात करता हूं। यदि किसी को अपना खुद का प्रत्याशी का पैमाना तय करना है तो एक बार वो निर्दलीय लड़के देख ले। यदि वो इतना ही योग्य है, इतना ही उसका जनाधार है, तो फिर वो निर्दलीय लड़के देख ले। वो तो पार्टी की विचारधारा होती है, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, उसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, है ना। उन फॉलोअर्स और कोई राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देता है, कोई हिंदुत्व के नाम पे वोट देता है, कोई अपनी पार्टी के नाम पे वोट देता है, तो उस तरह से वोट देके वो लोग अपना मतदान करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोकप्रिय है। ये बात तो राजनीतिक दृष्टि से तो अच्छी है, ऊपर कहने के लिए कि हाँ साहब ये बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अमूमन यदि आप बात करेंगे, सर्वे करेंगे, निष्पक्ष सर्वे कराएंगे, तो लोकप्रिय नहीं है वो तो मजबूरी में आदमी को ऑप्शन ही नहीं है कोई वोट देने के लिए, तो जो ऑप्शन होता है उसको चुन लेता आदमी। तो ये तर्क नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, पार्टी बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं पार्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। काफी लोग हैं, एक समय में सबको एक साथ तो मौका दिया नहीं जा सकता। पदों की संख्या निर्धारित है, जो एमएलए लड़ना है, किसी एक को टिकट मिलना है, उसमें कभी अब कोई आगे रह जाता है, कोई पीछे रह जाता है, कुछ समय परिस्थितियों पे भी निर्भर करती हैं ये चीज़ें। इसमें मैं समझ तो ऐसा नहीं मानना चाहिए हमें कि काबिल व्यक्तियों को पीछे छोड़ा जा रहा है या गलत व्यक्तियों को आगे लाया जा रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, चूंकि अभी इसी टॉपिक पे जब अपन बात कर रहे हैं जी, अपराधी जेल में हैं, केस चल रहे हैं, छवि खराब है, तमाम अवगुण या अपकमियां जो कह सकते हैं, जो प्रवृत्तियां होती हैं, ऐसे लोग भी राजनीति में पहुंच जाते हैं। और आप जो बीच में भी आपने बोला था साफ स्वच्छ या कहने चाहिए अच्छे लोग नहीं आते, तो अच्छे लोग कैसे आ पाएंगे? अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं अभी भी। नहीं है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी राजनीति में सारे लोग खराब हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं फिर? नहीं, और इन्हें पार्टियां, ऐसा नहीं कि पार्टियां चुनाव टिकट नहीं देती, पार्टियां टिकट देती हैं इनको भी। नहीं, बेफत तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत गंभीरता से काम करती है, पूरी पारदर्शिता रखते हैं। मैं अकेली पार्टी, मैं आज आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, जी, मैं पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, चूंकि जैसे आप देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, है ना, तो निश्चित तौर पे युवा जब भी आ पाएंगे जब उनको ये लगेगा कि नहीं यार, ये राजनीति में भी हम अच्छे से अपना प्रदर्शन करके और अच्छी चीज़ों, जैसे अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं, या मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन के देश की सेवा कर सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हम वैसे नहीं कर पा रहे हैं, विकास क्षेत्र का राजनीति में आगे कर सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाओं की बातें होती हैं। तो वो जो युवा वर्ग है वो क्या सोच के उसके अंदर आए, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर मैं किसी पार्टी की नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो, ये पूरी देश की जितनी पार्टियां, राजनीतिक पार्टी, हम राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीति में युवा वर्ग का समावेश कैसे हो सकता है ना। देखिए, पहली चीज तो यह कि व्यक्ति का लक्ष्य तय होना चाहिए। मैं ये सभी आपके माध्यम से सभी युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि
कि पहले तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो। यदि अंदर आपके अंदर ये भावना है कि मुझे कुछ ना कुछ जनता के प्रति करना है, कैसे भी करके मुझे उनके दुख दर्द में सहभागी होना है, तो ये आप निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ के आप जब वो काम करोगे तो बड़े नेताओं को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको ढूंढेंगे। लेकिन आज सर आज जो मैं देख रहा हूँ कि सबका एक गॉडफादर होता है जी, और बगैर गॉडफादर के कहते हैं कि राजनीति में कदम नहीं रख सकते आप जी। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, जीवन में एक बात तो आप स्वीकार करेंगे, जीवन में संघर्ष तो सब जगह है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, बिना संघर्ष के कुछ हासिल होता नहीं है। लेकिन ये भी तय है कि यदि आप में वो काबिलियत है, उस चीज को आप डिजर्व करते हैं, तो रास्ते अपने आप आपके बनेंगे। बस हमारा लक्ष्य जो है, हमारा उद्देश्य वो पवित्र होना चाहिए। अच्छा, एक चीज, आप पवित्रता की बात कर रहे हैं, तो एक मतलब मैं ये किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक जब भी ये राजनीति की बात करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक पंच सरपंच से शुरू करें कि वो जीरो से होता और पद पे पहुंचते ही जो है बोलेरो, स्कॉर्पियो गाड़ियां और मतलब बड़ा तामझाम सब इकट्ठा हो जाता है। तो क्या इतनी संभावनाएं उसमें रहती हैं क्या? देखिए, एक पक्ष हो गया, एक पहलू की बात कर रहे हैं आप जी। ये हम जो देख रहे हैं, हम तो समाज में जो चीज देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम किसी की नहीं कह रहे, लेकिन ये जो चीज दिखाई देती है राजनीतिक लोगों में, तो वो बात कर रहा हूं मैं। और ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी से भी मतलब आप राजनीति से हट के बात करेंगे ना, तो ये जो मैं वो वाली बात पूछ रहा हूं कि जो आम जनमानस के दिमाग में रहती है। देखिए, इसका दूसरा जो पक्ष है उसको मैं आपके उसमें लाना चाहूंगा थोड़ा सा जी, कि सामाजिक जीवन बहुत सरल नहीं होता है जी। एक व्यक्ति जब लोगों से जुड़ता है, जुड़ाव होता है, तो जो भी उसके संबंधित व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि उनके अच्छे बुरे में वो उनके बीच में उपस्थित हो जी। और जब आप कहीं भी जाओगे तो निश्चित रूप से आपको वाहन चाहिए। एक बड़ा क्षेत्र में आप किसी छोटी चीज से पैदल तो आप जा नहीं सकते, तो वाहन की आवश्यकता होगी। अच्छा, जब वो जाएगा तो निश्चित रूप से डीजल है, ड्राइवर है, अन्य खर्चे भी हैं, वो सब होते हैं। वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, उसके बिना धन के तो कुछ होता नहीं है। अब जहाँ तक जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, देखिए, कुछ चीजें व्यक्ति विधायक के पद पे पहुंचता है जी, तो सरकार में प्रावधान है, उनके वेतन भत्ते का उसमें प्रावधान है। तो इतने वेतन भत्ते से इतनी व्यवस्थाएं बन जाती हैं? नहीं, पर्याप्त राशि रहती है उसमें सुरक्षा अनुदान की राशि है, वो मदद भी कर सकते हैं व्यक्तियों की। फिर जैसे उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति परेशान है, उसको कुछ देना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि एक और अब जो अभी चलन चला है देखने में जो मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा होता है या जो दिखाई देता है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे ही कोई राजनीतिक व्यक्ति को पद मिलता है तो पद के साथ वही सप्लायर हो जाता, वही ठेकेदार हो जाता, वही सड़क बनाने लगता है, उसी के सब लोग जो है वो सब सेट हो जाते हैं। ये देखने में मिलता है। तो ये परंपरा मतलब राजनीति में नई आई है या पहले से थी, या ये ऐसा कुछ है ही नहीं है? नहीं, देखिए, ये तो व्यवस्थाएं आप भी जानते हो, बहुत सारे ठेकेदार हैं, गवर्नमेंट ठेकेदार हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनकी ग्रेड तय होती हैं। कोई बड़ा काम है तो निश्चित रूप से टेंडर की प्रक्रिया होती है, उसमें वो ग्रेड वाइज दी जाती है, ब्लैक लिस्टेड भी होते हैं। अब कहीं कोई छोटे मोटे काम है तो ये तो एक सामान्य सी चीज होती है कि किसी व्यक्ति कोई अपना कार्य करता है, कहीं कोई परेशानी है, वो काम करना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से दे दिया जाता है कि भाई चलो कर सकते हो तो आप करो। तो उसमें कोई नहीं समझता कोई बुराई है उसमें। अच्छा, दूसरी बात ये बहुत अच्छी बात है कि कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है ये। फिर ये अपन कहते हैं विकास विकास विकास, ये विकास की स्थिति ऐसी क्यों है कि वो उसकी गुणवत्ता दिखाई नहीं देती है कहीं? पहले के समय में और आज के समय में ये काफी परिवर्तन हुआ। पहले क्या उतना पर्याप्त मात्रा में राशि नहीं उपलब्ध नहीं होती थी, तो एस्टीमेट जो छोटे बनते थे और छोटे में उतनी गुणवत्तापूर्ण कार्य होना संभव नहीं था। वर्तमान समय में राशि की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। अच्छा, तो जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो अगले जो है एक लंबे समय को ध्यान में रख के कि ये इनकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता ना पड़े, मजबूती के साथ काम हो, उसी आधार पर काम किए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो विकास होता है, जैसे कोई भी क्षेत्र का विकास की बात करें अपन, तो फिर पहले उसका मास्टर प्लान कहना चाहिए या एक उसका पहले लेआउट
तय होना चाहिए कि इस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, कहाँ नाली बनना चाहिए, कहाँ सड़क बनना चाहिए, कहाँ पोल खड़ा होना चाहिए, ये मतलब जनरल चीज़ें हैं। तो अधिकतर ये देखा है कि ये सब चीज़ें ना करके पहले रोड बना देंगे, फिर नाली खोदेंगे, फिर रोड बना देंगे, फिर पाइपलाइन डालेंगे, पहले रोड बना देंगे, फिर नल का कनेक्शन देंगे, फिर रोड बना देंगे तो दूसरे काम करेंगे। तो मतलब ये है कि इससे एक तो जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है बार बार खोदने से, और जो प्रॉपर कहना चाहिए कि डेवलपमेंट होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। तो ये परंपरा या ये जो मॉडल है ये ठीक है क्या? नहीं, जहाँ तक काम जो है वो पूरी मास्टर प्लानिंग के तहत ही होते हैं। पहले पूरी प्लानिंग होती है उनके, उसकी टीएफ बनेगी, फिर एएस होगी, स्वीकृति होगी, उसके बाद तो काम प्रारंभ होता है। लेकिन कहीं नहीं, ये तो जो आप कह रहे हैं ये तो कागजी प्रोसेस समझ में आती है कि अगर उसके तो चूंकि एक प्रोसेस है कि भैया इसका टीएस करानी पड़ेगी, फिर इसकी पूरी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होती हैं, उसके बाद होता है। वर्तमान में तो स्मार्ट सिटी पे काम किया जा रहा है, वो पूरी उसकी प्लानिंग तय होती है, उसके बाद नगरों में काम हो रहे हैं। तो ये सब मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई थोड़ा बहुत कुछ होता अलग विषय है, पर पूरी प्लानिंग के साथ ही काम होते हैं। अब आप एक बात और बताएं कि युवाओं से अपन राजनीति में जोड़ने के लिए उन्हें कौन से मंत्र दे सकते हैं कि वो राजनीति में आए? देखिए, पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि यदि उनका लक्ष्य जनसेवा का है तो उन्हें इस क्षेत्र में आना चाहिए। दूसरा मैं यही कहूँगा कि आप अन्य चीज़ पर ध्यान ना देकर आप अपने काम पर ध्यान दें। जो आपका लक्ष्य है, कि जैसे आपने देखा कि ये व्यक्ति को यहाँ परेशानी है, या कोई व्यक्ति जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा सरकारी योजनाओं का, वो पात्र व्यक्ति है, या क्या कहीं समाज में कोई कई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अपन देखते हैं कई बार नशे की दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ वो काम कर सकते हैं इन चीज़ों को रोकथाम के लिए, इनको प्रशासनिक व्यक्तियों तक अपनी बात पहुँचाए, आगे बढ़ के चले, जो न्याय चाहते हैं जो लोग उनके साथ खड़ा हो, इस तरीके के काम करेगा तो निश्चित रूप से वो राजनीति में फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बड़ा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व उसको खुद ढूंढेगा, लेके आएगा आगे कि आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। चलते चलते एक बात और पूछ लेता हूँ मैं, जे SIR के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा काम हुआ है। तो अभी जो है कम से कम एक पारदर्शिता, अभी तक तो पता नहीं था कि आप कौन किसके नाम जुड़े, कौन है, कहाँ रह रहा है। एक एक मकान में अभी जो है पते पे 100 के करीब नाम थे, उन लोगों की पता नहीं है वो उस गाँव में, उस क्षेत्र में, उस वार्ड में है कि नहीं। तो ये पूर्ण पारदर्शिता वोटर लिस्टों की निश्चित रूप से सब सामने आई जा रही है। 4 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा। एक निश्चित बायोडाटा, एक उनका वेरिफिकेशन हो गया घर जाके कि इस घर में ये व्यक्ति हैं या नहीं है। तो एक अच्छा काम हुआ। लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं कि साहब इससे बहुत सारे मतदाता के नाम काटे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें अपील का प्रावधान है, 4 तारीख के बाद भी नाम जुड़ेंगे। कहीं कोई छूट जाता है उसमें जा सकता है प्रोसेस में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नरेंद्र राजपूत जी। उन्होंने बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारी बातें की और बताया कि किस तरह से युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति एक अच्छा कैरियर है सेवा करने के लिए। और बहुत बढ़िया हमारी आज ये बात हुई है, आप इसको ज़रूर सुनिए। और राजनीति में यदि आपको लगता है आप सेवा करने के लिए आ रहे हैं तो आपका लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है ये।